हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे से होगे और घर पे पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने देखा था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 के सोल्यूशन को हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 को हम कवर करने वाले हैं और बेसिकली जो 3.5 है ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे बेस्ड है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि अपने अपने बुक लेके बैठो, क्योंकि आपको पता है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। बुक से आप अपने क्वेश्चंस को देखोगे। चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं रीड कर रहा हूँ एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन? इन केस देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि 4 पार्ट है, आपको ये पहचानना है कि इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनफाइनाइटली मेनी का केस है, नो सोल्यूशन का केस है या यूनिक सोल्यूशन का केस है। अगर आपका यूनिक सोल्यूशन का केस है तो हमको सोल्यूशन भी चाहिए विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट इज x minus 3y minus 3 equal to 0 and second one is 3x minus 9y minus 2 equal to 0। ठीक है, तो सबसे पहला काम है इसको चेक कर लेते हैं क्या इसके सोल्यूशन कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि सबसे पहला काम होता है कि इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जब आप कंपेयर करोगे तो आपके पास वैल्यू मिलेगी a1 की यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, b1 की वैल्यू -3 एंड c1 इज इक्वल टू -3 एंड a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -9 एंड c2 इज इक्वल टू -2। तो चेक कर लेते हैं a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है 1/3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है -3 अपॉन -9 1/3 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू जो होगी -3 अपॉन -2 मीन्स 3/2। तो क्लियरली a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कौन सा केस है, आपको पता है, आपने पढ़ा है फॉर्मूला। तो ये जो केस है वो नो सॉल्यूशन का केस है। तो यहां पे लिखोगे हेंस द अबव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ये नो सॉल्यूशन का केस है, तो अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ से ये 5 इक्वल के हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए इसको लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो ये -5 हो जाएगा और ये -8 इक्वल टू 0। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है 1 एंड c1 की वैल्यू कितनी है -5, a2 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी होगी 2 एंड c2 की वैल्यू जो होगी -8। तो एक बार चेक कर लेते हैं a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है 2/3, b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू होगी 1/2 एंड c1 अपॉन c2 की जो वैल्यू होगी वो -5 अपॉन -8 मतलब 5/8। तो क्लियरली क्या मिला आपको a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये वाला केस। तो ये केस क्या होता है, हेंस अबव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन has यूनिक सोल्यूशन। ये कौन सा केस है, यूनिक सोल्यूशन। जब यूनिक सोल्यूशन का केस है तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना आपको आता है। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या करते हैं। आप x अपॉन वाई अपॉन और कांस्टेंट अपॉन सॉल्व करते हैं। अगर x की वैल्यू सॉल्व करनी है तो x को यहाँ पे छुपा लेते हैं। y के कोफिशिएंट मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म -8, 1 इंटू -8 तो -8 होगा। ये माइनस आपका फॉर्मूले का होता है। फिर 2 इंटू -5 -10। जब y की बात आती है तो y को छुपा लेते हैं। पहले ऑर्डर क्या था, अप टू डाउन था, अब अगली बार क्या होगा डाउन टू अप होगा। मतलब यहाँ से बॉटम टू टॉप 3 इंटू -5 -15। ये माइनस आपका क्या है फॉर्मूले का है, 2 इंटू -8 -16। और फिर कांस्टेंट टर्म की बात करेंगे तो
तो 2 इंटू 2 मतलब एक्स और वाई के कोफिशिएंट ये वाला 2 2 जा 4, ये माइनस सिंबल का 3 इंटू 1 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स अपॉन माइनस 8 प्लस 10 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, वाई अपॉन माइनस 15 प्लस 16 और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स अपॉन 2 वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। एक बार x के लिए सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी और एक बार y के लिए सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले चेक किया इसके जो सोल्यूशन है यूनिक सोल्यूशन आए, यूनिक सोल्यूशन आए तो क्वेश्चन में कहा था इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है, x एंड y की वैल्यू आपने निकाल दी। अब इसके बाद इसके थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में भी आप सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड मूव करना तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -5 एंड c1 इज इक्वल टू -20, a2 इज इक्वल टू क्या होगा 6 होगा, b2 इज इक्वल टू -10 होगा एंड c2 इज इक्वल टू -40। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या होगी, 3/6 मतलब 1/2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू -5 अपॉन -10 ये भी 1/2 एंड c1 अपॉन c2 की जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो -20 अपॉन -40 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे कौन सा केस अराइज हुआ ये देख लेते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऑल वैल्यू इक्वल है। तो आपको पता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 किसका केस है, इनफाइनाइटली मेनी। तो आप लिखोगे हेंस द अबव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज infinitely many solution। तो इसके कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइटली मेनी। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में भी आप पहले कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी होगी 1 है, b1 की जो वैल्यू होगी -3 एंड c1 इज इक्वल टू -7, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू -15। ये वैल्यू आपकी मिल गई। तो अब आप क्या करोगे, इसको चेक कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है 1/3, b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू है -3 अपॉन -3 मतलब 1 एंड c1 अपॉन c2 की जो वैल्यू है वो 7/50। तो क्लियरली कौन सा केस अराइज हुआ, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 का केस अराइज हुआ। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसका मतलब हेंस द अबव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। अब आपको पता है जब यूनिक सोल्यूशन का केस आ गया तो इसको सॉल्व करके वैल्यू भी बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। प्रोसेस आपको पता है, x अपॉन वाई अपॉन एंड कॉन्स्टेंट अपॉन, x की वैल्यू रखनी है तो y के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई टॉप टू बॉटम -3 इंटू -15 प्लस 45, यहाँ पे माइनस सिंबल फॉर्मूले का होगा, -3 इंटू -7 21, y के लिए डाउन टू टॉप होगा बॉटम टू टॉप 7 इंटू -3 -21, ये माइनस फॉर्मूले का है। फिर क्या होगा आपका 1 इंटू -15 और कांस्टेंट के लिए -3 और ये माइनस फॉर्मूले का 3 3 जा 9। चलिए यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन 45 माइनस 21 कितना होगा 23 हो गया, y अपॉन इसको जब सॉल्व करेंगे तो -21 प्लस 15 और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन ये +9 -3 प्लस 9। यहाँ पे देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक तो 7 3 जा 21, ठीक है, सॉरी ये 24 होगा। चलिए x अपॉन 24 y अपॉन, जब इसमें से आप माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा -6 और यहाँ पे हो जाएगा +6। तो x की वैल्यू निकालोगे आप 24 अपॉन 6, 6 4 जा 24, दिस इम्प्लाई x की वैल्यू कितनी हो गई 4
और y के लिए सॉल्व करेंगे तो -6 अपॉन -6, दिस इम्प्लाई y की वैल्यू कितनी हो गई, -1। तो आपने इसको सॉल्व किया, x एंड y की वैल्यू 4 एंड -1 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करता है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, a एंड b की वैल्यू आपसे पूछ रहा है और कंडीशन ये गिवन है कि इसके सॉल्यूशन कितने हैं, इनफाइनाइटली मेनी। तो सबसे पहला काम होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कांस्टेंट टर्म आपका लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, इसको मूव करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और जब इसको आप मूव करोगे तो एक काम करते हैं, माइनस ये ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है। अब ये कंफर्म है कि इनफाइनाइटली मेनी है, तो सबसे पहले ए आप मत लिखिए उसको, ठीक है। आप कैटेगराइज कर सकते हो कि A1 B1 C1 और A2 B2 C2 है क्या। फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या होता है कंडीशन, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहां से अगर हम रखेंगे A1 के प्लेस पे क्या है 2, और A2 के प्लेस पे क्या है A माइनस B, B1 के प्लेस पे 3, B2 के प्लेस पे A प्लस B, C1 के प्लेस पे -7 और C2 के प्लेस पे माइनस टाइम ऑफ दिस, ये बोथ निगेटिव टर्म कैंसिल हो गए। अब आपके पास ये मिल गया। अब इसको सॉल्व, तीन वैल्यू आपस में इक्वल हैं तो कोई दो वैल्यू आपस में लेके सॉल्व करेंगे। हमको दो अननोन वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। चलिए इन दोनों को लेके चलते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। ये इधर ट्रांसफर किया तो a मिलेगा, ये इधर ट्रांसफर किया तो 5 मिलेगा, या ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब एक दूसरा इक्वेशन हम प्रिपेयर करेंगे। तो दूसरा इक्वेशन हमको प्रिपेयर करना है, तो चलिए इन दोनों वैल्यू को लेके चलते हैं। अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं साथ में लेके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई क्या होगा 9a, 3 का मल्टीप्लाई 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। सिंप्लीफाई करेंगे, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2a, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -4b माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है। अब आपको करना क्या है, a के प्लेस पे 5 भी रख दीजिए। a के प्लेस पे अगर हम 5 भी रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 5b माइनस 4b। ऐसा करने से क्या हुआ कि जो आपका इक्वेशन था वो वन वेरिएबल में ट्रांसफर हो गया। तो इसके बाद हम यहाँ करते हैं 5 2 जा 10b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 6b माइनस 6 इक्वल टू 0, देन 6b इज इक्वल टू 6, देन b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू तो 1 आ गई। अब ये वैल्यू 1 में रख दीजिए। फ्रॉम 1 a इज इक्वल टू 5 इंटू बी के प्लेस पे 1, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 5। a और b की वैल्यू आ गई। इसके सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट भी इनफाइनाइटली मेनी के लिए है। तो चलिए देखते हैं। फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, आपको पता है कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 के प्लेस पे क्या है x का कोफिशिएंट 3, a2 के प्लेस पे 2k माइनस 1, b1 के प्लेस पे क्या होगा आपका 1, और b2 के प्लेस पे k माइनस 1। अब देखिएगा c1 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो अगर इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे, ये ब्रैकेट में रख लेते हैं तो माइनस। ठीक है। तो c1 के प्लेस पे -1 अपॉन c2 के प्लेस पे -2 k प्लस 1। k की वैल्यू बतानी है, तो कोई भी दो पार्ट आप लेके सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इन दोनों को लेके चलोगे तो कुछ और, इनको लेके चलोगे कुछ और, ऐसा कुछ नहीं। चलिए इन दोनों को लेके चलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है। ये साइड आएगा तो k, ये साइड जाएगा तो 3 माइनस 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से k की वैल्यू आपकी 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पे क्वेश्चन किया है, तो आई होप कि आप क्वेश्चन कर लोगे सब्स्टिट्यूशन से। हम इसको केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको बताएंगे।
तो सबसे पहला काम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये देखिएगा कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी आपका माइनस, सॉरी हाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब जब हम सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता है, एक्स अपॉन वाई अपॉन एंड कांस्टेंट अपॉन। जब x के लिए सॉल्व करते हैं तो x के टर्म को यहाँ पे छिपा लेते हैं और y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का क्रॉस मल्टीप्लाई टॉप टू बॉटम 5 इंटू -4 -20। यहाँ पे जो माइनस होता है ये फॉर्मूले का है, 2 इंटू -9 -18। फिर जब y की वैल्यू लिखनी होती है तो y को यहाँ पे छिपा लेते हैं। फिर यहाँ पे जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो बॉटम टू टॉप होता है, मतलब 3 इंटू 9, मतलब यहाँ पे क्या होगा -3 इंटू 9 -27, ये माइनस फॉर्मूले का। और फिर क्या है 8 इंटू -4 -30। फिर कांस्टेंट की बात करेंगे तो कांस्टेंट में टॉप टू बॉटम 8 इंटू 2 16, 3 इंटू 5 15। यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो -20 -18 माइनस 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 प्लस हो गया +18 y अपॉन -27 +32 इज इक्वल टू 1/1। ये x अपॉन -2 हो गया, y अपॉन 5 हो गया इज इक्वल टू 1/1। एक बार इनको लेके सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -2 और y के लिए जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 5। यहाँ से x एंड y की वैल्यू निकल गई। स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4 नंबर, उसको देख लेते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in the following problems and find their solution if they exist any algebraic method। यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम यूज़ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको पता है इक्वेशन प्रिपेयर करना होता है। तो 4th का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हो कि क्वेश्चन ये है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज अ फिक्स and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, C has to pay ₹1000 as a hostel charge, whereas the student B who takes food for 26 days pays for ₹1180 as a hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day। मतलब एक हॉस्टल की बात कर रहा है, तो हॉस्टल का जो है कुछ फिक्स चार्ज है और मेस में आप खाना खाते हो तो पर डे का चार्ज कुछ और है। एक स्टूडेंट ए है जिसने पे किया 1000, कितने दिन रही थी वो 20 डेज, और स्टूडेंट बी है वो 26 डेज है तो 1180 रुपीज़। तो यहाँ पे दो बातें हैं, एक फिक्स चार्ज की बात कर रहा है और एक दूसरा क्या बात कर रहा है कि कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे लेट द फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल is equal to ₹x and cost of food per day ₹y। ठीक है, ये बात हो गई। अब केस 1 जो है या कंडीशन 1, उसमें क्या कहता है कि जो स्टूडेंट ए है तो वो हॉस्टल में कितने दिन तक रहती है 20 डेज तक। तो x रुपीज़ तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, बट पर डे का जो हॉस्टल मेस का कॉस्ट है y है, तो 20 डेज का क्या होगा 20y इज इक्वल टू कितना हो गया 1000। और केस 2 जो है वो कहता है कि अगर वो 26 डेज है तो 26y और कितना पे करता है 1180। ये इक्वेशन 1 और 2 बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो ये माइनस हो गया, और इसको लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो ये माइनस। दिस वन इज इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन 2। आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है तो ये प्रोसेस होता है इसका। x की वैल्यू सॉल्व करनी है तो x की वैल्यू सॉल्व करने के लिए 20 इंटू दिस प्लस इंटू माइनस माइनस, इसमें 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 236 0। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 118, 236 और 2 जीरोस हैं, ये माइनस फॉर्मूले का। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -26 000। y के लिए सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू दिस -1000 माइनस इसका इसके साथ होगा तो -1180। और कांस्टेंट के लिए जब हम बात करेंगे तो 26 - 20। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -23600 प्लस 26,000 इज इक्वल टू y अपॉन
माइनस 1000 प्लस 1180 इज इक्वल टू 1/6। ठीक, अब यहाँ अगर माइनस करते हैं तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 26,000 में से 23,600 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400, और यहाँ पे आपका बचेगा कितना, सॉरी 400, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2400, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2400 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो y के लिए आपका आ जाएगा कितना, माइनस करेंगे तो 180 और यहाँ पे 1/6। अगर x के लिए सॉल्व करते हैं तो 2400/6, मतलब दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 6 से डिवाइड किया 400, और y के लिए, अगर y के लिए सॉल्व करेंगे तो y के लिए वैल्यू आपकी हो जाएगी 180/6, दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू 30। x और y की वैल्यू तो आ गई, x की वैल्यू आ गई, y की। अब x और y है क्या, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइनल आंसर आपका। x क्या था, फिक्स चार्ज, तो जो फिक्स चार्ज होगा वो कितना है, ₹400, एंड सेकेंड वन इज कॉस्ट ऑफ फूड पर डे का फूड का जो कॉस्ट होगा ₹30 हो जाए। ये आपका फाइनल आंसर है। इसके सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. फ्रैक्शन की बात कर रहा है, तो फ्रैक्शन में आपको पता है कि न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले मानेंगे लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y. Then fraction becomes, फ्रैक्शन क्या होगा, x/y। न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन x/y। अब कंडीशन 1 या केस 1 की बात कर रहा है। क्या है केस 1, कहता है कि 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा है न्यूमरेटर में, तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, मतलब न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो फ्रैक्शन हो गया 1/3। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x - 3 इज इक्वल टू y, या 3x - y - 3 इक्वल टू 0। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। और केस 2 है आपका, केस 2 में कहता है इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, या 4x - y - 8 इक्वल टू 0। दिस वन इज इक्वेशन 2। अब आपके पास इक्वेशन तो प्रिपेयर हो गया, अब इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। चलिए लिखेंगे यहाँ पे 3x - y - 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या होगा 4x - y - 8 इक्वल टू 0। x के लिए सॉल्व, y कांस्टेंट टर्म। x के लिए जब सॉल्व करते हैं तो x के प्लेस को यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है कोफिशिएंट का, यहाँ पे y का कोफिशिएंट, यहाँ पे कांस्टेंट, माइनस y का कोफिशिएंट क्या, -1 × -8, 8, ये माइनस फॉर्मूले का है, -1 × -3, 3, y की वैल्यू है तो नीचे से ऊपर जाते हैं, 4 × -3 -12, ये फॉर्मूले का है, 3 × -8 -24, और कांस्टेंट की बात करेंगे तो 3 × -1, y का कोफिशिएंट 1 है तो -3, और यहाँ पे क्या होगा -4। ये हो जाएगा आपका x/5, y/24 -12, तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा +4 - 3 1। तो x की वैल्यू 5 एंड y इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, हेंस फ्रैक्शन बिकम्स, फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये आपका फ्रैक्शन हो। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन को रीड करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ पे लिखा है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन बी
marks been deducted in each incorrect answer, then S would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? अब यहाँ पे है एक टेस्ट की बात हो रही है, तो टेस्ट में यस है, वो पहली कंडीशन दी है कि अगर टेस्ट में 40 मार्क्स वो लेके आता है तो कंडीशन क्या आती है कि हर एक करेक्ट आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट होता है। और दूसरी बार वो 50 मार्क्स लेके आता है तो हर एक करेक्ट आंसर के लिए उसको 4 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग आंसर के लिए उसको 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कितने क्वेश्चन है, तो हमने कहा चलो भाई लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर, मतलब राइट आंसर जितने दिए हैं, राइट आंसर जितने भी क्वेश्चन का दिया है वो x है और रॉन्ग कितने हैं y। भाई कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो राइट प्लस रॉन्ग दोनों का सम होगा। तो हमने कहा कि राइट आंसर इतना दिया है, रॉन्ग आंसर इतना दिया है, तो दोनों का सम क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन को बताएगा। कंडीशन 1 कहता है कि 40 मार्क्स पाता है, तो 40 मार्क्स के लिए क्या है, 3 मार्क्स वो हर एक राइट आंसर में मिलता है, तो 3 इंटू एक्स किया राइट आंसर के लिए माइनस, क्योंकि भाई डिडक्ट हो रहा है तो इसलिए नेगेटिव लिया। 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए, तो कितने क्वेश्चन रॉन्ग है y, तो 1 इंटू वाई 40। और दूसरा कहता है कि हर एक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स हैं और 2 मार्क्स उसके डिडक्ट होते हैं रॉन्ग के लिए, तो टोटल 50। सिंप्लीफाई किया, ये 2 इक्वेशन मिल गया। अब इस 2 इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम सॉल्व करेंगे और आंसर ढूंढेंगे। चलिए x अपॉन y अपॉन और यहाँ पे कांस्टेंट अपॉन, x के लिए सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 25, ये माइनस फॉर्मूले का, माइनस इंटू माइनस प्लस 40। y के लिए सॉल्व करेंगे तो नीचे से ऊपर माइनस 80 और माइनस 70, ये माइनस फॉर्मूले का है, और माइनस 75। और कांस्टेंट के लिए जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 माइनस 2, यहाँ पे होगा x अपॉन माइनस 15, यहाँ पे होगा y अपॉन प्लस 75 माइनस 80 माइनस 5, और यहाँ पे होगा माइनस 1। तो अगर x के लिए सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 15 आएगी एंड y की वैल्यू कितनी होगी 5। तो अब आपको पता हो गया करेक्ट उसके कितने आंसर हैं 15, रॉन्ग कितने हैं 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे उसके वो x प्लस वाई के बराबर होंगे, और x की वैल्यू 15 प्लस 5, मतलब उसके क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल 20 हो गए। ये इसका आंसर हो गया। अब इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट आपने क्वेश्चन रीड किया तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहा है कि 2 कार हैं A एंड B पे, ठीक है, और उनका एक बार कह रहा है कि वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं और एक बार टुवर्ड्स ईच अदर अपोजिट डायरेक्शन में। अब आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम डिस्टेंस पता करना चाहें तो स्पीड इनटू टाइम। अगर मान लीजिए कि कार A की स्पीड मुझे पता है और कितने घंटे चलती है ये पता है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने डिस्टेंस गई। जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब कार B इधर जा रही है, कार A इधर जा रही है, मतलब सेम डायरेक्शन, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस का सेपरेशन होगा वो 100 होगा, गिवन जो है। और जब टुवर्ड्स ईच अदर दोनों एक साइड आएंगे तो उनके डिस्टेंस का सम क्या होगा, 100 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज वाले भी जब आपको टॉपिक क्लियर बता रहे थे उस समय बताया था। यहाँ पे देखिएगा हमने कहा कि लेट द स्पीड ऑफ कार ए x किलोमीटर पर आवर और कार B की स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस 100 दिया है। सेम डायरेक्शन के केस में क्या होता है, आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो x स्पीड है, 5 घंटे चलता है, तो 5x इसकी क्या होगी, डिस्टेंस। सेम डायरेक्शन में आपको माइनस करना होगा, 5y कार B का और सेपरेशन 100, 5 कॉमन किया तो ये इक्वेशन मिला। टुवर्ड्स ईच अदर की बात करेंगे, जब ईच अदर की बात करेंगे तो 1 घंटे में मिलते हैं, तो x प्लस वाई और 100 उसका सेपरेशन। ये बात समझिएगा, ये 100 कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए कार A और कार B है, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर, कार A की स्पीड 40 किलोमीटर है, तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर आके यहाँ पे रुक गई, और कार B की 60 है तो यहाँ आके रुक गई। तो दोनों की डिस्टेंस का सम क्या होगा, इसके बराबर होगा कि नहीं। तो जब ईच अदर की बात करते हैं, अपोजिट की बात करते हैं, उस केस में आपको सम करना होता है, और सेम डायरेक्शन के केस में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0 और x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0। x के लिए सॉल्व किया, y के लिए सॉल्व किया, कांस्टेंट के लिए x के लिए किया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 100 माइनस वाई इंटू दिस, सॉरी हाँ यहाँ पे 1 इंटू माइनस 20 y के लिए सॉल्व करेंगे, ये ढक लिया,
दिस इंटू दिस -20, ये माइनस फॉर्मूले का है, यहाँ पे आपका हो जाएगा -100। यहाँ पे देखना आप जब y के लिए सॉल्व कर रहे हो तो y को ढकते हैं 1 इंटू -20 ये माइनस फॉर्मूले का 1 इंटू दिस। कॉन्स्टेंट के लिए जब करेंगे तो कॉन्स्टेंट को रखेंगे, तो यहाँ पे 1 -1, यहाँ पे आपका हो जाएगा 120 y अपॉन 100 अपॉन 100 -20 80 और यहाँ पे 1/2। तो x की वैल्यू क्या हो गई 120/2 मीन्स 60 और y की वैल्यू क्या हो गई 80/2 मीन्स 40। तो ये x और y है क्या, a जो है ए कार ए की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ कार ए is 60 km/h and speed of car B 40 km/h। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 square unit if length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit. If we increase the length by 3 unit and the breadth by 2 unit, the area increases by 67 square unit. Find the dimension of rectangle. तो रेक्टेंगल की बात कर रहा है, तो सबसे पहले मान लीजिए let the length x and unit मान लीजिए इसको and the breadth y unit, then its area आपको पता है क्या होता है xy स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। ठीक है, हमने लेंथ को x माना, ब्रेथ को y माना, तो इसका ये एरिया क्या होगा x इंटू वाई। अब केस 1 क्या कहता है, कंडीशन 1 या केस 1 कहता है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3। मतलब लेंथ क्या हो गया, अगर हम न्यू लेंथ की बात करें तो लेंथ को कह रहा है कि हम रिड्यूस कर रहे हैं 5, पहले x था, अब क्या होगा x -5। और ब्रेथ की बात करेंगे, ये भी न्यू ब्रेथ हो गया y +3। ब्रेथ को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं 3। तो एरिया जो होगा x -5 y +3। अब कंडीशन अप्लाई करेंगे तो कह रहे हैं कि ये जो एरिया है ये पुराने वाले एरिया से क्या हो रहा है 9 रिड्यूस कर दिया। सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो xy + 3x - 5y - 15 = xy - 9। xy से xy कैंसिल, 3x - 5y और ये इधर आएगा तो -6 = 0। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 1 आपका मिल गया। अब केस 2 भी देख लेते हैं। इसमें केस 2 क्या है, केस 2 में कह रहा है कि वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, इंक्रीज करते हैं। अब तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, लेंथ को 3 से इंक्रीज कर दिया। और ब्रेथ क्या होता है, एंड ब्रेथ बाय 2, लेंथ और ब्रेथ दोनों को हमने क्या किया 2 इंक्रीज किया, तो ये y +2 होगा। ये एरिया बताएगा, ये पुराने एरिया से 67 इंक्रीज कर गया, यही तो कह रहा है 67 क्या करता है इंक्रीज हो गया। सॉल्व करते हैं तो xy + 2x + 3y + 6 = xy + 67। xy से xy कैंसिल, 2x + 3y ये इधर आएगा तो -61 = 0। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड 2 आपको मिल गया। 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। 1 आपका यहाँ पे 3x - 5y -6 = 0, 2x + 3y -61 = 0, x अपॉन y अपॉन कॉन्स्टेंट टर्म। x के लिए सॉल्व करेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस माइनस प्लस हो गया, 61 5 जा 305, ये माइनस फॉर्मूले का, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18। y के लिए 2 इंटू -6 -12, ये माइनस फॉर्मूले का, दिस इंटू दिस ये माइनस, और 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 6 3 जा 18, 183।
अब कांस्टेंट टर्म की बात आ गई तो कांस्टेंट टर्म को रख लिया, 3 3 जा 9 माइनस 5 2 जा 10। चल यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 305 प्लस 18 323। यहाँ पे y के लिए बात करेंगे तो y के लिए जो टर्म आएगा आपका -12 और यहाँ पे क्या है प्लस 183, तो ये हो जाएगा 171 और यहाँ पे 1 अपॉन जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी। कांस्टेंट टर्म को एक बार फिर से देख लेते हैं कहीं कुछ गलती नहीं ना है। तो ये कांस्टेंट टर्म इसको किया 3 3 जा 9, ये माइनस 5 2 जा -10, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 19। अब x की बात करेंगे 323 अपॉन 19 से इसको सॉल्व करेंगे तो 19 1 जा 19, साइड में हम कर लेते हैं 3 2 3 19 से, यहाँ पे कितना मिलेगा 1, ये कितनी बार में जाएगा 7 टाइम में चला जाएगा, ठीक है 17 टाइम में। तो दिस इम्प्लाई x की वैल्यू कितनी हो गई 17 और y के लिए जब सॉल्व करेंगे तो 171 अपॉन 19, ये 9 टाइम में जाएगा। तो x एंड y की वैल्यू आ गई। तो x क्या था भाई, लेंथ क्या हो गया 17 यूनिट और ब्रेथ क्या हो गया 9 यूनिट। क्वेश्चन में देख लेते हैं एरिया भी पूछ रहा है क्या, डायमेंशन केवल पूछ रहा है। तो लेंथ और ब्रेथ की बात पूछ रहा था, ये आपका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर में क्या होगा 17 और 9 हो गया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज जो है 3.5 कंप्लीट हो गई है। अब इस एनसीईआरटी सॉल्यूशन में एक एक्सरसाइज आपकी बची है 3.6, जो अगले वीडियो लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आप अच्छे से देखेंगे और इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर को भी आपने अच्छे से देखा होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।